हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो टॉपिक है कृषि एवं संबंध सेवाएं, उसी के कुछ पार्ट हैं उसको लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे अलग से इसका भाग बना के लाना पड़ा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो सब चीज़ों को आप या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को डाटा खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम देखते हैं इसका जो टॉपिक है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल संसाधन का क्या महत्व है, कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो इसमें पहले हम लोग जो भौगोलिक विवरण एवं जो उपलब्ध जल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भौगोलिक क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का वो 137.90 लाख हेक्टेयर है। इसमें जो 42% है वो वन आच्छादित जो है वो 42% है और ये आदिवासी बहुल कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है। जो राज्य में बताया गया है कि जो वृष्टि छाया प्रभावित खंड जो हैं उसको छोड़कर बाकी हर जगह पे अधिकतम भाग जो है वो जल संसाधन से संपन्न वाले जगह हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और प्रदेश के जो विभिन्न स्रोतों में से सतही जल की मात्रा जो बताई गई है वो 48,296 मिली घन मीटर बताई गई है, जिसमें से जो 41,720 मिली घन मीटर का उपयोग लाया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। और जो सेंटर की रिपोर्ट है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा गया है कि जो भूगर्भीय जल की मात्रा है वो है 11,630 मिली घन मीटर। अब और अभी तक जो भूगर्भीय जल का लगभग 44% ही उपयोग में लाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और 44% ही केवल लाया जा रहा है और बाकी का अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। तो उसी को उपयोग में लाने के सोच रहे हैं कौन कौन से चीज़ों को इस्तेमाल करके या फिर कौन सी योजनाएं ऐसा चलाएं जिसके थ्रू हम इसमें पूर्ण हो सकें, 44 से और बढ़ सके। तो प्रदेश में जब देखेंगे तो जो 146 जो विकास खंड है, 146 विकास खंड में 122 जो विकास खंड है वो सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। भूजल की दृष्टि में 122 जो हैं वो सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। और अगर हम उसके आगे देखेंगे तो जो 22 हैं, 22 जो है वो आंशिक रूप से संकटपूर्ण बताया गया है। 22 विकास खंड जो है वो आंशिक रूप से संकटग्रस्त बताया गया है। और जो 2 है, 2 विकास खंड ऐसे हैं जो संकटपूर्ण श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं, मतलब पूर्णतः वो संकटपूर्ण की स्थिति में है। तो ये चीज़ों को ध्यान देने लायक है यहाँ की जो डाटा है। और उसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं कि जो सृजित सिंचाई क्षमता है तो इसमें मुख्य क्या है बताया गया है कि जलाशय, विवर्तन, एनीकट, स्टाम डैम, नलकूप आदि से होता है। और राज्य गठन के समय का जो यहाँ पास डाटा दिया गया है कि प्रदेश में कितने बृहद और लघु या मध्यम योजनाएं चल रही थी, तो उसमें उस टाइम का जो कुल क्षेत्रफल हम देखेंगे तो 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। वो बात हो रही है जब राज्य का गठन हुआ था उस टाइम, और अभी वर्तमान में वही बढ़ के कितना हो गई है तो 21.21 लाख हेक्टेयर हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि 21.21 लाख हेक्टेयर हो गई है। और इसी तरीके राज्य निर्माण के पश्चात यहाँ बताया जा रहा है कि 7.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई है। 7.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। वही जब देखेंगे तो यहाँ प्रदेश में जो सिंचाई प्रतिशत है वो 38.20 बताया गया है कि जो 38.20 यहाँ प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत जो क्षमता है वो बताई गई है। और जो आगामी के वर्षों में राज्य में कुल बोए गए क्षेत्रफल में 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल की सिंचाई क्षमता विकसित करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि
43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र हैं उसमें सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे जो डाटा दी गई थी राज्य गठन के समय की, और यहाँ पास निर्मित और निर्माणाधीन का बताया गया है वर्तमान की स्थिति में। तो जब देखेंगे तो 8 बृहद योजनाएं चल रही है, 37 मध्यम चल रही है और 2401 जो है वो लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत चल रही है। तथा देखेंगे तो 90 नलकूप योजना, 734 एनीकट या स्टान डैम निर्मित योजना, ये सब अभी चल रही है वर्तमान में। और जबकि यहाँ बता रहा है कि 4 जो है बृहद वो 1 मध्यम और 416 लघु सिंचाई, 1 नलकूप योजना, 186 एनीकट स्टाम्प, ये सब निर्माणाधीन है। तो बस आप लोग को ये याद रखना है कि 8 बृहद, 37 जो है वो मध्यम और 2401 जो है वो लघु सिंचाई के अंतर्गत अभी चल रहा है वर्तमान की स्थिति में। उसी तरीके से हम जब देखेंगे यहाँ बृहद जो निर्माणाधीन परियोजनाओं को देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्री हो या मेंस हो। तो इसमें देखेंगे तो अरपा भैंसाझार जो परियोजना है, अरपा भैंसाझार परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं कि कहाँ है। तो यह बिलासपुर जो ज़िला है उसके अंतर्गत जो कोटा विधानसभा आता है, तो कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा जो विकास खंड है उसमें एक भैंसाझार जगह है, वो गांव का नाम है। वो भैंसाझार के समीप जो अरपा नदी है बहती है, वहीं अरपा नदी पे ही अरपा भैंसाझार परियोजना चल रहा है। तो ग्राम भैंसाझार और अरपा नदी पे, इसलिए इसका नाम रखा गया है अरपा भैंसाझार परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें वर्तमान लागत इसमें है 1141.90 करोड़ का, इसमें जो वर्तमान लागत बताया गया है। और इसमें और इम्पॉर्टेंट बातें यह है जानने लायक कि ये जो योजना है वो, और यह योजना जो है वो बिलासपुर ज़िले के कोटा, बिल्हा, तखतपुर विकास खंड में ये चीज़ों को लाभान्वित होंगे, ये जगहों को। और 102 ग्राम जो हैं इसके थ्रू लाभान्वित होंगे। कोटा, बिल्हा, तखतपुर विकास खंड के अंतर्गत जो 102 ग्राम आते हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और ये योजना जब पूर्ण हो जाएगी तो 25,000 जो हेक्टेयर क्षेत्र है इसमें अतिरिक्त सिंचाई क्षमता भी बढ़ जाएगी, निर्मित हो जाएगी, बताया गया है इसमें। और यह योजना को बोला जा रहा है कि जो जून 2022 तक पूर्ण होने की किए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो 25,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है, इस हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। और कहाँ? कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकास खंड में, ध्यान दीजिएगा आप। और उसके बाद देखते हैं कि राजीव समोदा निजदा जो विवर्तन है, तो इसके बारे में देखेंगे तो इसमें इस योजना में प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है अभी तक। और जो द्वितीय क्षेत्र है तो इसमें 28,000 जो हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें खरीफ सिंचाई हेतु 70 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु 114.45 करोड़ रुपए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृत किया गया है। मतलब 114.45 करोड़ का नहर 70 किलोमीटर के लिए किया गया है, स्वीकृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद जब देखते हैं मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना, तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना ये कहाँ है? तो ये कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, यह एक बहुउद्देशीय जो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना आता है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि हसदेव नदी कहाँ से निकलती है, तो हसदेव नदी कोरिया ज़िले से बहते हुए आती है और कोरबा में यहाँ मिनी माता जो बांगो परियोजना है वो बनाई गई है। अब ये जो बांध है बांध के जो 42 किलोमीटर नीचे कोरबा के पास एक बैराज का भी निर्माण किया गया है।
और ये कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि 100% काम पूर्ण हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि परियोजना से किसको किसको लाभ मिलेगा। तो इस परियोजना से कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ध्यान दीजिएगा, कोरबा, कोरबा के बाद आएगा जांजगीर चांपा और उसके बाद आता है रायगढ़। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इन जो ज़िले हैं उन लोग को इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसकी जो कुल क्षमता देखेंगे, इसमें निर्मित सिंचाई क्षमता है वो 4,20,580 हेक्टेयर का है। ध्यान दीजिएगा, उसमें 2,47,000 जो हेक्टेयर है खरीफ के लिए और 1,73,180 है वो रबी फसल के लिए है कुल टोटल। और इसमें ज़िले वाइज बांट दिया गया है। तो कोरबा ज़िले को 10,147 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई के लिए फ़ायदा मिलेगा। जांजगीर चांपा को 3,90,184 हेक्टेयर और रायगढ़ को 20,249 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये सब डाटाओं को, और कौन कौन से जो ज़िले हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। उसी तरीके से देखेंगे केलो परियोजना। तो ये जो केलो परियोजना है, ये केलो परियोजना कहाँ है सर्वप्रथम वो देख लेते हैं, फिर किसको फ़ायदा मिलेगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ जो केलो परियोजना है ये रायगढ़ शहर में है। रायगढ़ शहर से 8 किलोमीटर दूर जो रायगढ़ और अंबिकापुर राजमार्ग है उसी रास्ते में ये पड़ता है। ग्राम दनौटा, ग्राम दनौटा में कैरो नदी में प्रस्तावित है। ध्यान दीजिएगा, इस जो बांध है इसके निर्माण से किसको किसको फ़ायदा मिलेगा। तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा जो ज़िले हैं उसको फ़ायदा मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए कि किसको किसको इसमें फ़ायदा मिलेगा और कितना क्षमता इसमें विकसित किया जाएगा। तो रायगढ़ हो गया, और रायगढ़ और जांजगीर चांपा के अंतर्गत देखते हैं तो रायगढ़, खरसिया, सरिया और जो चंद्रपुर है ये विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं उसके 175 गाँव को इससे फ़ायदा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। और जो इसमें बात किया गया है तो 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर भूमि खरीफ सिंचाई सुविधा के साथ साथ रायगढ़ शहर में 4.44 मिली घन मीटर, और साथ में अगर कोई औद्योगिक परियोजना चल रहा है तो उसमें भी 4.44 मिली घन मीटर जल प्रदान किया जाएगा। और इस पूर्ण होने का जो इसका कार्य है वो प्रस्तावित है 30/6/2022। ध्यान दीजिएगा कि 30/6/2022 को ये पूर्ण होने का ये प्रस्तावित है। और ये कैलो परियोजना के बारे में ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ कितने को फ़ायदा मिलेगा, कितने हेक्टेयर भूमि पे होगा, ये सब चीज़ों को। और इसमें यह बताया गया है कि परियोजना में पुनरीक्षित लागत जो है वो 891.01 करोड़ के विरुद्ध सितंबर 2020 में कुल राशि 802.37 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। उसी तरीके से जब देखते हैं शिवरी नारायण बैराज का निर्माण, तो शिवरी नारायण जो है वो महानदी पर शिवरी नारायण बैराज बना हुआ है। इसका लागत यहाँ बताया गया है कि 162.43 करोड़ है, और ये वर्तमान में 90% इसका कार्य पूरा हो गया है। और इसमें बताया गया कि अक्टूबर 2020 तक लागत के विरुद्ध जो राशि है वो कितना लग गई है, 151.39 करोड़ लग चुकी है अभी तक। और इस बैराज के निर्माण पश्चात जो संग्रहित उपलब्ध जल है वो 690 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्रों को है उन लोग को भी जल उपलब्ध कराने का प्रस्तावित है। उसी तरीके से जो साराडीह बैराज है, साराडीह बैराज का भी देखेंगे तो ये भी महानदी पर जो साराडीह बैराज बना हुआ है, और इसकी जो लागत है 640.21 करोड़ इसकी लागत बताई गई है। और इसमें भी कहा गया है कि जो
इसमें जो क्षमता है वो 333 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का वो होगा, और साथ में जो औद्योगिक संस्थानें जो होंगी उनको भी उपयोग के लिए यहाँ जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो शिवरी नारायण बैराज और ये जो साराडीह बैराज जो है, तो ध्यान दीजिएगा कि साराडीह बैराज का 333 हेक्टेयर क्षेत्र है और शिवरी नारायण का 690 हेक्टेयर क्षेत्र पे है, और दोनों महानदी पे बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हम देख लेते हैं पशुधन का। पशुधन की जो आया था संगणना 2019 में आया था। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका पूरा विस्तार से आपको वीडियो डाल दूंगा। बाकी यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो पशुधन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी, हिस्सा या वृद्धि दर है, वो सब चीज़ों को हम देख लेते हैं यहाँ। क्योंकि पशुपालन ये सब चीज़ों को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को एक आय का साधन प्राप्त हो सके, उन लोग का भी जीवन स्तर अच्छा सुधर सके। इसलिए यहाँ पे जो 2019 के अनुसार, जो पशु संगणना 2019 के अनुसार बताया गया है कि 1.59 करोड़ जो है, 1.59 करोड़ पशुधन की संख्या बताई गई है प्रदेश में। और वहीं जब कुक्कुट की बात करेंगे या फिर बतख पक्षी धन जो आते हैं उन लोग की बात करेंगे तो 1.87 करोड़ इसका भी बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पास उसकी डाटा दी गई है। जैसे कि जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी देखेंगे तो जब भागीदारी का हम लोग 2020-21 में जब अनुमानित में देखेंगे तो कितना यहाँ बता रहा है, 4,35,660। ध्यान दीजिएगा, 4,35,660 जो है वो लाख में है, उसको ये भागीदारी बता रहा है स्थिर भाव पे। ध्यान दीजिएगा, स्थिर भाव पे। उसी तरीके से यहाँ वृद्धि देखेंगे तो वृद्धि यहाँ बताई गई है 11.73% वृद्धि। ये सब स्थिर भाव पे है। वृद्धि जो प्रतिशत है वो है 11.73%। उसी तरीके से जब हिस्सा देखेंगे, हिस्सा प्रतिशत में, तो 1.93% यहाँ हिस्सेदारी बताई गई है। पशुधन से जो जीएसडीपी में भागीदारी है वो इतना बताया गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे डाटा बताया गया है पाई चार्ट के माध्यम से कि ये एक बढ़ते क्रम में है स्थिर भाव में। तो